अब आएंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पे। डेफिनेशन क्या है इस पे तो आएंगे ही, लेकिन एक बार इसको समझ लेते हैं ये चीज क्या है। देखिए मेरे पास तीन सेट है, सेट ए, सेट बी एंड एक सेट और है यहां पर सी। अब एक फंक्शन में लिख रहा हूं जो ए से बी की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ए वहां पे डोमेन है उसके लिए और बी उसके लिए रेंज है। अब सेट ए में एलिमेंट है लेट्स से 1 2 3 एंड सेट बी में एलिमेंट है पी क्यू आर। तो देखो ये जो फंक्शन है इसके लिए ए डोमेन हो गया एंड बी रेंज हो गया, राइट। और हमने कनेक्शन कुछ ऐसे किया, 1 का क्यू के साथ, 2 का पी के साथ एंड 3 का आर के साथ। तो इस वे में ये आपस में कनेक्ट हुए, राइट। एक और यहां पर फंक्शन है लेट्स से जी, और g है जो b से c की तरफ जा रहा है। ये जो g है ये b से c की तरफ जा रहा है। अच्छा c क्या यहां पर, c यहां पर ले लेते हैं लेट्स से x y z, है ना। तो अब देखो ये जो p है, p का कनेक्शन y के साथ है, q का z के साथ है एंड r का x के साथ है। तो इस वे में हमने इसको कनेक्ट किया। तो इसके लिए ये जो फंक्शन है g, इसके लिए b इनपुट है, b डोमेन है एंड c आउटपुट है, राइट। आउटपुट मतलब ये उसका रेंज हो गया। अगर मैं इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दूं, इस फंक्शन को एंड इस फंक्शन को आपस में कनेक्ट कर दूं, तो मैं इसे लिखूंगा g ऑफ f, ठीक है। क्या लिखूंगा मैं इसको, g ऑफ f। या फिर इसी चीज को ऐसा भी लिखा जा सकता है g, ये o को हटा दो, o की जगह ब्रैकेट मार दो और बाजू में f का f ऑफ x बना दो, ठीक है। क्या किया मैंने यहां पर, मैंने यहां पर o हटाया, o की जगह ब्रैकेट डाला और f का मैंने f ऑफ x बना दिया। o हटा दो और उसकी और f के साथ साथ g f ऑफ x डाल दो। अगर मान लो कहीं पर ऐसा लिखा है f ऑफ g, ऐसा लिखा है, तो f ऑफ g का क्या हो जाएगा, तो f का f हो जाएगा, o हटा दो, o की जगह ब्रैकेट डाल दो और अंदर g ऑफ x बना दो, अंदर g ऑफ x बना दो, ठीक है। तो ऐसे फंक्शंस को बोला जाता है कंपोजिट, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, कंपोजिट फंक्शन, राइट। दिस इज नोन एज कंपोजिट फंक्शन। अब देखो ये जो g ऑफ f है या g f ऑफ x है, इसमें ओवरऑल कहां से कहां तक जा रही है, तो ओवरऑल ये जा रहा है फ्रॉम ए से सी की तरफ। ओवरऑल ये कहां से कहां तक जा रहा है, ए से सी की तरफ, डायरेक्टली नहीं जा रहा, पहले ए से बी की तरफ गया फिर बी से सी की तरफ, राइट। ये कंपोजिट फंक्शन है। अगर कोई आपको बोले कि जी एफ ऑफ एक्स का रिजल्ट क्या आया, पहले तो अगर कोई बोले कि एफ ऑफ ए बी का क्या रिजल्ट आया, एफ ऑफ ए से बी का क्या रिजल्ट आया, तो 1 का आउटपुट क्यू है, 2 का पी है, 3 का आर है। सिमिलरली कोई बोले कि ये एक फंक्शन है g जो b से c की तरफ जा रहा है, तो बताओ यहां पर क्या आउटपुट आ रहा है, तो आप बोलोगे p पे y आ रहा है, q पे z आ रहा है और r पे x आ रहा है। लेकिन अगर कोई बोले g f ऑफ x क्या है, g f ऑफ x क्या है, तो g f ऑफ x मतलब a का फाइनल आउटपुट क्या आया, तो जरा देखिए g f ऑफ x क्या होगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं g ऑफ f, या फिर इसी को ही हम लोग g f ऑफ x बोल सकते हैं। तो इसका आउटपुट क्या निकल के आएगा, तो आउटपुट ये निकल के आएगा 1 कॉमा, देखो 1 का q के साथ कनेक्शन हो रहा है, फिर q का z के साथ, तो 1 कॉमा z। उसके बाद 2 का p बन रहा है और p का y, तो इसका मतलब 2 कॉमा y। और उसके बाद 3 का r और r का x, तो इसका मतलब 3x। तो ये क्या है, ये कंपोजिट फंक्शन है, राइट ना। ये क्या है, ये एक कंपोजिट फंक्शन है, मतलब इसमें दो फंक्शंस जुड़े हुए, एक फंक्शन है f और एक फंक्शन है यहां पर g, राइट। इसको चाहूं तो मैं एक और नाम दे सकता हूं, जैसे मैं बोल सकता हूं h, एक फंक्शन है जो डायरेक्टली a से c की तरफ जा रहा है, बोला जा सकता है। तो एक नया फंक्शन मैंने डाल दिया h जो a से c की तरफ जा रहा है, और वो क्या है, g ऑफ f, इसी को g f ऑफ x हम लोग बोल सकते हैं, राइट। तो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस का ये कंपोजिशन है, इसलिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। इनमें आपको एक बात याद रखनी है, इस पहले वाले फंक्शन के लिए ये डोमेन है और ये रेंज है, और इस दूसरे वाले के लिए ये डोमेन है और ये रेंज है। समझ में आया, मतलब यहां पर ये है कि ये जो आप कह रहे हो ना जी एफ ऑफ एक्स, या इसी को जी ऑफ एफ बोला जाता है, तो अगर ये एक्स है तो ये एफ ऑफ एक्स है, ध्यान से समझिए, अगर ये एक्स है तो ये एफ ऑफ एक्स है, अगर ये एफ ऑफ एक्स है तो ये जी एफ ऑफ एक्स है, तो ये क्या है, जी एफ ऑफ एक्स। एक एग्जांपल से समझिए, सपोज मैं लिखता हूं f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अब आप एक चीज नोटिस कीजिए, ये जो होता है ये इनपुट होता है, व्हाट इज दिस, ये इनपुट होता है, और ये जो पूरा होता है, ये पूरा जिसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर के बराबर होती है, ये पूरा क्या होता है, आउटपुट होता है। तो आउटपुट आप इसे भी बोल सकते हो और आप चाहो तो इसे भी बोल सकते हो, इन दोनों को बोल सकते हो क्योंकि दोनों बराबर है। एफ ऑफ एक्स को भी आउटपुट बोल सकते हो या सिंपली एक्स स्क्वायर को भी आउटपुट बोल सकते हो, बट इंपॉर्टेंट क्या है, इनपुट यहां पर क्या है, एक्स है, ठीक है। तो इनपुट क्योंकि यहां पर एक्स है तो एफ ऑफ एक्स आउटपुट है। अब क्योंकि एफ ऑफ एक्स इनपुट है तो इनपुट को कहां डाला जाता है, इस ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि ये फंक्शन g है इसीलिए एफ ऑफ एक्स इसके इनपुट में आएगा। समझ रहे हो क्या, यहां पर ये जो एफ ऑफ एक्स है, ये एफ ऑफ एक्स इज द इनपुट फॉर दिस फंक्शन।
जैसे x इस फंक्शन के लिए इनपुट है, उसी तरीके से f ऑफ x इस फंक्शन के लिए इनपुट है, इसीलिए लिखा जाएगा g f ऑफ x, इसीलिए क्या लिखा जाएगा g f ऑफ x। समझ में आया? अब यही जो पिछला वाला डायग्राम है इसको जरा देखिए, यहां पे ये सेट A है आपके पास, ये सेट B है और ये सेट C है, राइट। सेट A का B के साथ लिंक F से कर रखा है, B का C के साथ G से कर रखा है, तो एक फंक्शन है F और ये एक फंक्शन है G, ये डोमेन है और ये रेंज है, और दूसरे वाले के लिए ये डोमेन है और ये रेंज है। तो एक नया जो फंक्शन बनेगा जो सीधा A से C को लिंक करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, G ऑफ F, G ऑफ F। और इस G ऑफ F को कैसे लिखेंगे, G लिखेंगे, O हटाएंगे और उसकी जगह क्या डाल देंगे हम लोग, F ऑफ X। तो G ऑफ F कोई बोले इसका मतलब G F ऑफ X है। क्लियर है ये चीज? ऑलराइट, अब इसके डेफिनेशन पे आते हैं। क्या बोल रखा है, लेट फंक्शन A टू B, लेट फंक्शन A टू B, ठीक है, ये इसकी बात कर रहा है। एंड एक और फंक्शन है G जिसको B2C नाम दिया हुआ है, ठीक है जी, तो ये B2C है, B2 फंक्शन। देन द कंपोजिशन ऑफ F एंड G, देन द कंपोजिशन ऑफ F एंड G डिनोटेड बाय G ऑफ F। इसका मतलब G ऑफ F क्या है, G ऑफ F क्या है, कंपोजिशन है ऑफ F एंड G। ये जो G ऑफ F क्या है, दिस इज द कंपोजिशन ऑफ F एंड G। दिख रहा है क्या, इसमें F भी दिख रहा होगा आपको एंड यहां पर G भी दिख रहा होगा। सो दिस इज द कंपोजिशन फंक्शन। Then the composition of f and g denoted by g of f is defined as the function g of f a से c। अरे मानी बात है ना, g of f जो है वो a से c की तरफ जा रहा है, यहां पर ये आपको दिखाया था, ये देखो ये जो g of f है ये a से c की तरफ जा रहा है, वही तो यहां पर ये बोल रहा है कि then the composition of f and g denoted by g of f is defined as the function g of f a to c is given by g of f of x। यही चीज मैंने आपको बताई थी। क्या आप g ऑफ f ऑफ x को g f ऑफ x बोल सकते हो? तो देखो g ऑफ f g f ऑफ x इसको बोला जा सकता है, राइट। समझ में आया? यही कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, दो फंक्शन आपस में जुड़ करके एक नया बड़ा फंक्शन बना लिया, उसी को क्या बोला जा रहा है, दैट इज नोन एज कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। समझ में आया? दैट इज कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ऑलराइट। अच्छा, उसके बाद एक और चीज आप पढ़ोगे यहां पर, इनवर्स फंक्शन। एक और चीज पढ़ोगे, इनवर्स फंक्शन। अब देखिए इनवर्स फंक्शन, इनवर्स मतलब क्या, एक फंक्शन है, सपोज ये एक सेट मैंने लिया A और एक सेट है यहां पर B, तो मैंने लिखा फंक्शन, फंक्शन जा रहा है A से B की तरफ। ये जो फंक्शन है ये कहां जा रहा है, A से B की तरफ। तो सेट A में कुछ एलिमेंट मैंने यहां पे डाल दिए, सपोज मैं यहां पे डालता हूं 1 2 3 और यहां पे डालता हूं P Q R, और ये फंक्शन कहां से कहां जा रहा है, मान लेते हैं 1 का कनेक्शन P के साथ है, 2 का R के साथ है, 3 का Q के साथ है, इस वे में। तो जब भी मैं बोलता हूं फंक्शन A से B की तरफ जा रहा है, जब भी मैं बोलता हूं फंक्शन A से B की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब इसका आउटपुट क्या निकल के आएगा, 1 P 2 R एंड 3 Q। तो ये क्या है, दिस इज द फंक्शन। क्या है ये एक फंक्शन है, ठीक है, दिस इज द फंक्शन, राइट। अब अगर कोई बोले इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, इनवर्स, पहले तो यह बात है कि इनवर्स एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं। हर एक फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, हर एक फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, हर एक रास्ते से वापस नहीं आया जा सकता है। एक रोड है, उसमें जाने का भी रास्ता और आने का भी रास्ता है, जा रहे हो तो वापस भी आ सकते हो। हर रास्ता 2 वे नहीं होता, कुछ 1 वे भी होते हैं कि सिर्फ जा सकते हो पर वापस नहीं आ सकते, राइट। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो 1 वे होते हैं और कुछ होते हैं जो 2 वे होते हैं। तो 2 वे का इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है, गए तो वापस भी आए, लेकिन 1 वे में गए पर वापस नहीं आए। जब कोई मरता है तो वापस आता है क्या, नहीं। तो इसका मतलब मरने का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। यहां पर देखो A से B, तो A से B का क्या बना, 1P 2R 3Q। लेकिन अगर कोई बोले इसका इनवर्स बनाओ, तो इसी का जब इनवर्स बनेगा, देखिए इसी का जब इनवर्स बनेगा F इनवर्स, तो उल्टा हो जाएगा। इस बार वो चीज B से A की तरफ आ रही होगी, क्या होगा, इस वक्त वो चीज B से A की तरफ आ रही होगी, उल्टा आ रही होगी, राइट। तो इसी का ही कोई F इनवर्स बनाने को बोले तो इनवर्स क्या होगा, P का 1 के साथ उल्टा हो गया, Q का 3 के साथ उल्टा हो गया, R का 2 के साथ, ठीक है, उल्टा हो गया। ये देखो ऑर्डर पेयर बदल गए, 1 का P तो P का 1, 2 का R तो R का 2, 3 का Q तो Q का 3, हो गया ना। तो सीधा गया तो फंक्शन, उल्टा आया तो इनवर्स ऑफ द फंक्शन, सीधा गया तो फंक्शन और उल्टा आया तो इनवर्स ऑफ द फंक्शन। अब जैसे कि मैंने आपको बोला हर फंक्शन का इनवर्स नहीं होता, हर फंक्शन का इनवर्स नहीं होता, तो कैसे पता करें कि किसका इनवर्स होता है और किसका नहीं होता है। तो आपको एक बात यहां पर समझनी पड़ेगी, इनवर्स उन्हीं का होता है, उन्हीं फंक्शंस का इनवर्स एग्जिस्ट करता है जो बाइजेक्टिव होते हैं,
ठीक है, इसलिए आपको ये पढ़ाया गया था बाइजेक्टिव टाइप ऑफ फंक्शंस। बाइजेक्टिव फंक्शन जो मतलब 1 1 होते हैं और ऑन टू होते हैं, उन्हीं का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। क्यों ऐसा, ऐसा क्यों है? रीजन देखिए क्या है। अगर मैं एक फंक्शन लेता हूं, सपोज यहां पर ये एक सेट है A और ये सेट है यहां पर B, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 और इसमें है P Q R। 1 का P के साथ कनेक्शन कर दिया, 2 का R के साथ, 3 का Q के साथ। तो मुझे बताओ क्या ये फंक्शन है? क्या ये फंक्शन है फ्रॉम A टू B? इज दिस द फंक्शन? यस, क्योंकि डोमेन में सभी का कुछ ना कुछ है और कोई ऐसा मतलब कोई किसी दो डोमेन का एक रेंज नहीं है ना? रूल क्या है? दो डोमेन का एक रेंज नहीं होने चाहिए, नहीं है, ठीक है। क्या ये 1 1 है? यस, दिस इज 1 1, दिस इज 1 1। क्या ये ऑन टू भी है? क्यों? क्योंकि यहां पर कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो बच गया, इसीलिए इसका इनवर्स पॉसिबल है। तो 1 का P है, 2 का R है, 3 का Q है, तो उल्टा आ सकता है, P से 1, Q से 3 एंड R से 2। तो इसका इनवर्स पॉसिबल है ना? इसका इनवर्स पॉसिबल है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब यही चीज देखिए एक और एग्जांपल से समझिए। ये A से B है, ये A से B है, इसका एलिमेंट है यहां पर 1 2 3 और इसका एलिमेंट है PQ। मान लेते हैं 1 का P है, 2 का भी P है, 3 का Q है। क्या ये फंक्शन है? इज दिस इज अ फंक्शन? क्या ये फंक्शन है? यस। क्यों? दो डोमेन का एक रेंज हो सकता है ना, दो डोमेन का एक रेंज हो सकता है, राइट? ठीक है। अब ये क्या है? ये मैनी टू वन है, मैनी टू वन है और साथ में ये ऑन टू है। जरा समझिए, ये मैनी टू वन है और ये ऑन टू है। अब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है? उल्टा करके देखो। जब आप इसको उल्टा करके देखो तो आप एक चीज देखोगे, मान लो आपने इसका इनवर्स बनाने का सोचा, इसका उल्टा करके देखो, P का 1 आ रहा है और P का 2 आ रहा है और Q का 3 आ रहा है, तो क्या गड़बड़ हो गई? इधर गड़बड़ हो गई, क्योंकि जब आप उल्टा देखोगे, सुनिए, जब आप उल्टा देखोगे तो ये आपके लिए डोमेन हो जाएगा और ये रेंज हो जाएगा। तो एक डोमेन के दो रेंज हो गए, क्योंकि आप उल्टा आ रहे हो ना, इनवर्स की बात कर रहे हो। एक डोमेन का दो रेंज हो गया, तो एक डोमेन का दो रेंज हो गया तो वो फंक्शन की प्रॉपर्टी ही उसने खो दी, क्योंकि फंक्शन तभी है जब दो डोमेन का एक रेंज हो सकता है पर एक डोमेन का दो रेंज नहीं हो सकता। सीधा जाते वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उल्टा आते वक्त, इनवर्स प्रोड्यूस करते वक्त एक डोमेन के दो रेंज हो गए। इसीलिए अगर कोई फंक्शन मैनी टू वन है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। समझ गए ना? इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। जाते वक्त तो ठीक है, चलेगा, क्योंकि दो डोमेन के एक रेंज हो गए, लेकिन आते वक्त क्या हो जाएगा? ये डोमेन बन जाएगा और ये रेंज हो जाएगा आते वक्त, तो एक डोमेन के दो रेंज हो जाएंगे, गड़बड़ हो गई वहां पर, है ना? इसीलिए अगर कोई फंक्शन 1 1 है, अगर कोई फंक्शन 1 1 है और ऑन टू है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। मैनी वन में क्यों एग्जिस्ट नहीं करता? क्योंकि वो फंक्शन के रूल को वायोलेट कर देता है। करेक्ट। एक और चीज आप समझिए, एक और चीज, सपोज यहां पर ये एक सेट A है और यहां पर एक सेट B है। इसके एलिमेंट है 1 2 3 और इसके एलिमेंट है P Q R S। लिंक ऐसा है, 1 का Q के साथ, 2 का P के साथ, 3 का R के साथ। मुझे बताओ क्या ये फंक्शन है A से B की तरफ? क्या ये फंक्शन है? बिल्कुल है। डोमेन में हर एक का कुछ ना कुछ रेंज है ही। दूसरा, डोमेन में कोई ऐसा नहीं बचा, डोमेन में कोई ऐसा नहीं बचा जो लिंक ना हुआ हो, तो ये फंक्शन है। अब उल्टा आओ, इनवर्स, उल्टा आओ, इनवर्स। क्या इसका इनवर्स पॉसिबल है? अब उल्टे में क्या हो जाएगा? ये डोमेन हो जाएगा और ये रेंज हो जाएगा। अब ये डोमेन है और ये रेंज है। अच्छा बाय द वे, ये 1 1 है, ये क्या है? ये 1 1 है, ठीक है। दूसरा, क्या ये ऑन टू है? नहीं, ये ऑन टू नहीं है, दिस इज नॉट ऑन टू। क्यों? क्योंकि S बच गया, S बच गया। अब क्योंकि आप उल्टा आ रहे हो तो उल्टे में ये डोमेन हो गया और ये रेंज हो गया, तो P का है, Q का भी है, R का है, पर S का नहीं है। क्योंकि जब आप उल्टा होगे और ये डोमेन बन जाएगा तो डोमेन में हर एक का तो कुछ ना कुछ होना चाहिए ना लिंक, पर S का तो लिंक नहीं है, S का लिंक नहीं है। इसका मतलब जो फंक्शन ऑन टू नहीं होंगे उनका भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, उनका भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी, ऐसे फंक्शन जो बाइजेक्टिव हैं उन्हीं का इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है। ऐसे फंक्शन जो बाइजेक्टिव हैं उन्हीं का इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है, जो बाइजेक्टिव नहीं है उनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। क्योंकि जो मैनी वन है उल्टा आते वक्त प्रॉब्लम हो जाती है, एक डोमेन के दो रेंज आ जाते हैं, और जो ऑन टू नहीं है उनके साथ दिक्कत क्या हो जाती है? उल्टा आते वक्त डोमेन का कुछ ना कुछ बिना किसी लिंक के रह जाता है, ठीक है। चलिए अब इस पे आएंगे। हाँ, इनवर्स, अच्छा बात हो रही थी इनवर्स की, है ना, इनवर्स फंक्शन।
अब ये जस्ट फॉर्मेलिटीज के लिए है, ये पढ़ लो, समझा तो मैंने आपको दिया। अब फंक्शन f x से y इज डिफाइंड टू बी इन्वर्टेबल इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन g y से x। देखो पहले क्या है, x से y की तरफ जा रहा था, अब वो y से x की तरफ जा रहा है। such that g of f equal to f of g equal to I, the function g is called the inverse of f and denoted by f inverse। देखिए फंक्शन जाते वक्त अगर f है तो आते वक्त उसको क्या लिखना है, f इनवर्स, ऐसा जैसे मैंने लिखा था। जाते वक्त देखो f लिखा है, आते वक्त क्या लिखा है, f पावर -1। ठीक है, इस वे में thus if f is invertible then f must be 1 1 and on 2। यही बात मैंने आपको बताई थी, अगर किसी फंक्शन को इन्वर्टिबल बनना है, किसी फंक्शन को इन्वर्टिबल बनना है तो उसका 1 1 और on 2 होना जरूरी है। if f is 1 1 and on 2 then f must be invertible। उल्टा भी बोल सकते हो, अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तो उसका इनवर्स पॉसिबल है, और अगर किसी का इनवर्स पॉसिबल है तो इसका मतलब वो बाइजेक्टिव रहा होगा। This fact significantly help for proving a function f to be invertible by showing that f is 1 1 and on 2, especially when actual inverse of f is not to be determined। ठीक है, ध्यान दो उसको। थ्योरम क्या बोल रहा है, 1 f x से y, y से z, h z से s आर द फंक्शन देन h of g of f। ये जान दो, ये सब बेमतलब है, ये जो काम की चीज थी वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, मतलब तो क्यों नहीं होगा, लेकिन जितना अभी के लिए जरूरी है उतना मैंने आपको बता दिया है। ऑलराइट, अब आपके सीधा एक्सरसाइज 1.3 पे आते हैं, देखते हैं ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, लेट f एक फंक्शन है जो 1 3 4 से 1 2 5 की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये डोमेन है और ये क्या है, रेंज है इस फंक्शन के लिए। ठीक है, तो चलिए ये जो फंक्शन है f, इसके लिए डोमेन क्या है, यहाँ पर देखिए 1 3 4, और इसके लिए रेंज क्या है, रेंज है इसके लिए 1 2 5। और एक फंक्शन है g के लिए डोमेन क्या है 1 2 5 और रेंज क्या है 1 2 3। तो g के लिए डोमेन है 1 2 5 जो कि हमने लिख रखा है, एंड उसके लिए रेंज क्या है 1 3। ठीक है, तो इसके लिए जो रेंज है दिस इज 1 and 3 इज गिवन बाय। अच्छा, अब फंक्शन देखिए क्या है, फंक्शन ये है, f फंक्शन क्या है कि 1 का लिंक 2 के साथ है, तो 1 का 2 के साथ लिंक है। ठीक है, 3 का 5 के साथ है, 3 का 5 के साथ है, 4 का 1 के साथ है, 4 का 1 के साथ है। ओके, दिस इज द लिंक। एंड g का कैसा है सिस्टम, तो g का बता रखा है 1 का 3 के साथ है, 1 का 3 के साथ है, 2 का 3 के साथ है, 2 का भी 3 के साथ है, एंड 5 का 1 के साथ है। ठीक है, तो इस वे में इनका चल रहा है लिंक। अब उसके बाद राइट डाउन g ऑफ f, आपको बोल रखा है g ऑफ f बताना है, तो भाई g ऑफ f क्या होता है, तो g ऑफ f g f ऑफ x होता है। g f ऑफ x का मतलब क्या हो गया कि पहले ये वाला x का काम करेगा, ये f ऑफ x का काम करेगा, और ये g f ऑफ x का काम करेगा, है ना, और इसी को हम लोग g ऑफ f भी बोलते हैं। तो ये लिखो या ये लिखो, एक ही बात है। राइट, नाउ तो मुझे बताओ क्या आएगा g ऑफ f। g ऑफ f मतलब क्या, फाइनल कंक्लूजन। फाइनल कंक्लूजन क्या आया, देखिए जरा, g ऑफ f क्या आया, तो g ऑफ f हमारे पास ये आया कि 1 2 के साथ कनेक्टेड है, 2 3 के साथ, तो फाइनल कंक्लूजन क्या है 1 3। देखो 1 से 2 2 से 3, तो फाइनली 1 से 3, 3 से 5 5 से 1, तो 3 से 1, 3 से 1। उसके बाद 4 से 1 1 से 3, तो 4 से 3, 4 से 3, करेक्ट, यही आया g ऑफ f। 1 3 3 1 4 3, करना कुछ नहीं है भाई, बहुत सिंपल है, 1 से 2 2 से 3, तो फाइनली 1 से 3, 3 से 5 5 से 1, तो 3 से 1, 4 से 1 1 से 3, 4 से 3, बस हो गई बात, खत्म हो गई इधर ही। क्लियर, एक बार जरा इसका आंसर चेक कर लेते हैं, किसी भी क्वेश्चन को आगे बढ़ने से पहले वी शुड चेक द आंसर्स। तो क्या है 1 3 3 1 4 3, 1 3 3 1 4 3, करेक्ट, तो हो गया ये क्वेश्चन, बहुत इजी है। क्वेश्चन सेकंड, लेट f g and h बी द फंक्शन फ्रॉम r टू r, मतलब कि रियल नंबर टू रियल नंबर जा रहा है, कौन, f g and h। शो दैट f प्लस g ऑफ h इक्वल टू f ऑफ h प्लस g ऑफ h। अरे ये देखो सेकंड वाले का आंसर क्या बोल रखा है, ये फर्स्ट वाले को देखते हैं, f प्लस g ऑफ h इज इक्वल टू, ये प्रूफ करना है। बाय द वे f प्लस g ऑफ h को क्या मैं f ऑफ h प्लस g ऑफ h लिख सकता हूं, f प्लस g ऑफ h को f ऑफ h प्लस g ऑफ, ये तो वैसे ही होगी, अरे ठीक है, एक काम करते हैं, थोड़ा बड़ा करने के लिए ऐसा करते हैं, इसको ऐसा बना देते हैं, दिस विल बी लाइक
ऐसे f प्लस g, इसकी जगह h ऑफ x डाल देते हैं, ठीक है, थोड़ा बड़ा करने के लिए जस्ट। तो ये क्या बन जाएगा, f h ऑफ x बन जाएगा प्लस g h ऑफ x, ऐसे बन जाएगा। उसके बाद आपको क्या बोला था, आपको याद होगा जब मैंने आपको ये बताया था g ऑफ h को क्या करो, o हटा दो, o की जगह ब्रैकेट डाल दो, इसको h ऑफ x कर दो। उल्टा कर सकते हैं ना, ब्रैकेट हटा दो उसकी जगह h डाल दो, यहां ब्रैकेट हटा देते हैं और उसकी जगह o डाल देते हैं, तो यहां पर h बन गया प्लस g, यहां ब्रैकेट हटा दो, o डाल दो और यहां पर h बन गया। तो हो गया ना ये f प्लस जी ऑफ h, इसको हमने पहले ऐसे लिखा फिर ऐसे कर दिया, उससे बड़ा करना था, वरना तो ये तो सीधा एक ही स्टेप में हो गया था ये, है ना। लिख दो इसको। दूसरा f डॉट g ऑफ h, डॉट का मतलब क्या, मल्टीप्लाई। तो एक काम करो ना, यहां से ये उड़ा दो, यहां से ये उड़ा दो और इसकी जगह पर ये मल्टीप्लाई का साइन डाल दो, ये लो मल्टीप्लाई। अब क्योंकि वहां से उड़ा दिया तो यहां से प्लस भी उड़ जाएगा, वहां से प्लस उड़ जाएगा तो यहां से भी प्लस हट जाएगा, यहां से ये वाला प्लस भी हट जाएगा। सो व्हाट इज दिस, दिस इज मल्टीप्लाई, यहां पर ये मल्टीप्लाई, यहां पर ये मल्टीप्लाई और इस पर ब्रैकेट डाल दो, ऐसे हो गया, डन। बढ़िया, आगे क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड g ऑफ f एंड f ऑफ g। तो थर्ड वाले का फर्स्ट वाला, देखिए f ऑफ x दिया है मॉड ऑफ x। अच्छा, इतना भारी भरकम क्वेश्चन से पहले, भारी भरकम तो नहीं, हल्का ही है, जस्ट मैं आपको ऐसे ही बताता हूं, फिलहाल इसको छोड़ दो। एक ऐसी क्वेश्चन, मान लो f ऑफ x है 2x प्लस 1, ठीक है, एंड g ऑफ x है x स्क्वायर, ठीक। ये कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसको चलो साइन x ले लेता हूं, इसको मैं साइन x ले लेता हूं, ठीक है। अगर कोई बोले आपको कि g ऑफ f निकालो, कोई बोले g ऑफ f निकालो, तो g ऑफ f का मतलब क्या होता है, g f ऑफ x। क्या मतलब होता है इसका, g f ऑफ x। तो देखिए कैसे इसकी शुरुआत करेंगे, शुरुआत कैसे करेंगे, g ऑफ f निकाल के बोला है तो g f ऑफ x, मतलब कि देखिए g के लिए ये जो फंक्शन है g, इसके लिए इनपुट क्या है, f ऑफ x है। ये जो फंक्शन है g, इसके लिए इनपुट क्या है, f ऑफ x। तो देखिए इस g वाले को पकड़िए, क्या है, g f ऑफ x है ना, बाहर से शुरू करना है, बाहर से, तो फंक्शन क्या है, g f ऑफ x है। तो अगर इस g के लिए इनपुट x है, अगर इस g के लिए इनपुट x है तो यहां पर ये भी x है। तो अगर मैं इस फंक्शन को, इस x को हटा करके अगर मैं f ऑफ x डाल देता हूं, f ऑफ x, तो क्या यहां से ये साइन f ऑफ x हो जाएगा, हो जाएगा ना, यहां से ये साइन f ऑफ x हो जाएगा, राइट। सो दिस इज साइन f ऑफ x, बराबर ना। सुनिए फिर से ध्यान से सुनिए, अगर ये g ऑफ x साइन x है तो इस x की जगह अगर मैं f ऑफ x डालता हूं तो इस x की जगह भी तो f ऑफ x आ जाएगा। तो g f ऑफ x क्या आया, साइन f ऑफ x। अब आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस f ऑफ x की जगह ये वाली f ऑफ x की वैल्यू डालिए। तो क्या बन जाएगा, देखो g f ऑफ x विल बी इक्वल टू साइन f ऑफ x क्या था 2x प्लस 1, तो ये बन जाएगा 2x प्लस 1। सो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। एक और चीज है, अगर कोई आपसे बोले f ऑफ g निकालो, तो f ऑफ g का मतलब क्या है, f g ऑफ x। क्या मतलब इसका, f ऑफ g का मतलब क्या है, f g ऑफ x। तो f g ऑफ x क्या होगा, बाहर से शुरुआत करेंगे, शुरुआत f ऑफ समथिंग समथिंग। अच्छा, f ऑफ x रहता है, देखिए f ऑफ x रहता है तो ये 2x प्लस 1 है, इस x की जगह g ऑफ x डाल दीजिए, इस x की जगह g ऑफ x डाल दीजिए। तो देखो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम एज f g ऑफ x विल बी इक्वल टू, ये x है तो ये x है, अगर ये g ऑफ x हो गया तो ये 2 टाइम्स g ऑफ x हो जाएगा प्लस 1, करेक्ट। अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि यहां पर ये जो g ऑफ x है इसकी जगह पर, ये जो g ऑफ x है इसकी जगह पर आप ये वाली वैल्यू डाल दें, तो ये क्या बन जाएगा 2 sin x प्लस 1, क्या बन जाएगा 2 sin x प्लस 1, बराबर ना, 2 sin x प्लस 1। अब मुझे एक बात बताओ, क्या g ऑफ f एंड f ऑफ g सेम है, क्या ये दोनों सेम है, नहीं, ये दोनों सेम नहीं है। तो याद रखना g ऑफ f एंड f ऑफ g सेम नहीं होते। तो ये सीधा साधा सा एग्जांपल है, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि किसको किस में डालना है। तो g ऑफ f बोला है मतलब g f ऑफ x, तो g की इक्वेशन लो, बाहर वाले की इक्वेशन लो,
जी एफ ऑफ एक्स का मतलब इक्वेशन जी वाले की लेनी है और उसके अंदर एफ ऑफ एक्स डालना है। तो इक्वेशन जी वाले के लिए उसमें एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स डाला, तो साइन एक्स का क्या बन गया, साइन एफ ऑफ एक्स, फिर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये वाली डाल दी, बात खत्म हो गई। यहां पर एफ जी ऑफ एक्स है, तो फंक्शन किसका लेना है, बाहर वाले का, एफ का लिया, तो हमने एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1 लिया, तो x की जगह जब हम g ऑफ x डाल देंगे तो 2 टाइम्स g ऑफ x प्लस 1 हो जाएगा, तो g ऑफ x की जगह sin x, तो 2 sin x प्लस 1। क्लियर? नाउ 3 का क्वेश्चन नंबर 1, एफ ऑफ एक्स बोला है मॉड x एंड g ऑफ x बोला है 5x माइनस 2, और आपको क्या बोल रखा है, सबसे पहले g ऑफ f निकालने के लिए, इसका मतलब g f ऑफ x निकालना है, बराबर। तो इक्वेशन कौन सी लेनी है, बाहर वाले की, g वाले की इक्वेशन लेनी है, तो g वाले की इक्वेशन ये है, तो इस x की जगह आपको f ऑफ x डाल देना है, तो यहां पे भी f ऑफ x आएगा और यहां पर भी f ऑफ x, तो देखो g f ऑफ x क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा मॉड 5 f ऑफ x माइनस 2, करेक्ट, यही बना। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, इस f ऑफ x की जगह पर ये f ऑफ x की वैल्यू डाल देनी है, तो ये बन जाएगा 5 मॉड ऑफ x, f ऑफ x क्या है, मॉड ऑफ x माइनस 2, सो व्हाट इज दिस, दिस इज योर g f ऑफ x, क्लियर, g f ऑफ x है। सिमिलरली इसी में ही आपको क्या बोल रहा है, f ऑफ g निकालने के लिए, तो f g ऑफ x निकालना है ना, तो f g ऑफ f क्या निकलेगा, g ऑफ x क्या निकलेगा, तो इक्वेशन f वाली लेंगे, तो f वाली इक्वेशन क्या है, तो f g ऑफ x, तो यहां पर x है तो ये मॉड ऑफ x बन गया, तो ये g ऑफ x है तो ये मॉड ऑफ g ऑफ x बन जाएगा, है कि नहीं, ये x है तो ये मॉड x है, तो ये g ऑफ x होगा तो मॉड ऑफ g ऑफ x होगा। इसका मतलब अब g ऑफ x मॉड के अंदर g ऑफ x डाल देंगे, तो मॉड ऑफ मॉड 5x माइनस 2, अब डबल डबल बार मॉड का क्या मतलब है, तो इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा 5x माइनस 2, क्या है ये, दिस इज f g ऑफ x, राइट। एक बार जरा चेक कर लेंगे इसका आंसर, तो क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट का आंसर है 5x माइनस 2 का मॉड, सॉरी क्या एफ ऑफ एक्स का, जी एफ ऑफ एक्स का 5 मॉड के अंदर 5 फिर मॉड एक्स माइनस 2 और दूसरा 5x माइनस 2, करेक्ट। आओ सॉरी एक, हाँ यहाँ पे मॉड भूल गया मैं डालना, मॉड डाल देना क्योंकि डबल मॉड का भी मॉड ही आएगा, ठीक है, ये मत सोचना मॉड मॉड कैंसिल हो गया, नहीं, 2 बार मॉड होगा तो मॉड ही आएगा, ठीक है, 2 बार मॉड डालने की जरूरत नहीं, सिंगल टाइम्स मॉड, क्लियर है, क्लियर। एक दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं, इसका सेकंड वाला, ये मिटा दूं, अगर नहीं लिख पाए हो तो पॉज करके वापस पीछे जाओ। सेकंड पार्ट इसका एफ ऑफ एक्स ये है एंड ये जी ऑफ एक्स है, तो जी ऑफ एफ क्या होगा, तो जी एफ ऑफ एक्स, तो इक्वेशन हम उठाएंगे जी वाली, तो जी वाली इक्वेशन ये है, तो ये बन जाएगा जी एफ ऑफ एक्स, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स का होल क्यूब, ठीक है, जी एफ ऑफ एक्स का क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स का पावर 1/3, फिर आपको क्या करना है, इस एफ ऑफ एक्स की जगह पर क्या डाल देना है, ये वाली वैल्यू डाल देनी है, तो ये बन जाएगा 8x क्यूब का पावर 1/3, 8x क्यूब का पावर 1/3, फिर आप चाहो तो फर्दर इसको ये कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, 8x का पावर 1/3 मतलब कि ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x, कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली f ऑफ g, तो ये बन जाएगा g, सॉरी f g ऑफ x, f g ऑफ x, तो इसका मतलब f और अंदर आ जाएगा g ऑफ x, तो ये फंक्शन लिया तो ये बन जाएगा 8 g ऑफ x का पावर 3, तो ये हो जाएगा 8 g ऑफ x क्या है यहाँ पर x, x का पावर 1/3, तो कट के आंसर कितना आ जाएगा, ये एक सेकेंड, ये 8 बाहर का है, g ऑफ x क्या है, x का पावर 1/3 है ना, और ये पावर 3, g ऑफ x इज x का पावर 1/3 और इसका होल क्यूब,
तो ये बन जाएगा 8x, दिस विल बी 8x। एक बार चेक करेंगे इसका आंसर, पहले वाले का 2x, दूसरे वाले का 8x, दैट्स करेक्ट। ठीक है, बढ़िया आगे। तो 3 का भी हो गया। 4 पे आ जाए। 4 बोलता है इफ f of x equal to 4x plus 3 divided by 6x minus 4 and x is not equal to 2 by 3, show that f of x is x for all x equal to 2 not equal to 2 by 3, what is the inverse of f? तो मुझे लगता है आप इसको कर लोगे, बट फिर भी सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पर f of x निकालना है ना, f of x निकालना है। इसका मतलब क्या है? f of x, इसका मतलब क्या है? f of x, f of x मतलब बाहर वाला फंक्शन भी वही है और अंदर वाला भी वही है। तो एक काम करेंगे, पहले इसकी जगह f of x डालेंगे, ये फंक्शन उठाएंगे, x की जगह पर f of x डालेंगे, तो यहां पे भी f of x, यहां पर भी f of x। तो देखें क्या होगा, तो ये बन जाएगा 4 f of x plus 3 डिवाइडेड बाय 6 f of x minus 4, यही होगा। f of x है ना, तो इस x की जगह f of x, तो यहां पर f of x, यहां पर f of x, तो 4 f of x plus 3 6 f of x plus 3, ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पे ये जो f of x है ना, इसकी जगह पर वापस ये पूरा वैल्यू डाल देना है। ठीक है, ये जो f of x है, इस f of x की जगह और इस f of x की जगह ये पूरा एक एक्सप्रेशन डाल देना है। खैर खूब लंबा होने वाला है ये तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 4 f of x की जगह पर ये आ जाएगा 4x plus 3 डिवाइडेड बाय 6x minus 4 plus 3 डिवाइडेड बाय 6 4x plus 3 डिवाइडेड बाय 6x minus 4 minus 4, करेक्ट ना? अब सॉल्व करो, फिर सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ये 4 4 जा 16 16x प्लस 4 3 जा 12 डिवाइडेड बाय 6x माइनस 4 प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय 24x प्लस डिवाइडेड 18 डिवाइडेड बाय 6x माइनस 4 माइनस 4। अब ये क्या बन जाएगा, 6x प्लस 12 प्लस ये क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो 3/1 है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई 18x माइनस 4 3 is 12 डिवाइडेड बाय 6x माइनस 4 होल डिवाइडेड बाय 24x प्लस 18 माइनस 4 6 24x माइनस माइनस प्लस 4 4 16 डिवाइडेड बाय 6x माइनस 4, 6x माइनस 4 से 6x माइनस 4 कैंसिल, प्लस 12 से माइनस 12 कैंसिल, 6 और 6 12 13 14 1 और 2 3 34x डिवाइडेड बाय प्लस 24x माइनस 24x, 6 और 6 12 13 14 तो 1 3 34, तो 34 से 34 कैंसिल, तो सॉल्व करने के बाद x आया। तो मेरा आंसर f of x का आंसर कितना आ रहा है, x आ रहा है। एक बार जरा चेक करेंगे इसका, फोर्थ का आंसर, यस करेक्ट, फोर्थ का आंसर क्या निकल के आ रहा है, x निकल के आ रहा है, दैट्स करेक्ट। तो आ गया, अरे ये तो शो करने के लिए बोला था ना, यही तो शो करना था और आ गया ना x, ठीक है शो हो गया। व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f, f का इनवर्स क्या होगा, क्या होगा इनवर्स, तो मिटा दूं, ये इनवर्स क्या होगा। तो देखिए ये जो फंक्शन है f ऑफ x, पिछली वाली क्लास में मैंने आपको बताया था इनवर्स निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको y के टर्म्स में लिखना है। अभी फिलहाल ये इक्वेशन x के टर्म्स में है, आपको y के टर्म्स में लिखना है, तो कर लो y के टर्म्स में। कैसे करेंगे इसको y के टर्म्स में, जरा देखिए f ऑफ x को y बना दीजिए, दिस इज द y इक्वल टू 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6x माइनस 4, करेक्ट। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इस बार आपको x के टर्म्स में लेके आना है, ठीक है, नॉट सॉरी y के टर्म्स में लेके आना है, पहले ये x के टर्म्स में था, y के टर्म्स में लेके आना। तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 6xy माइनस 4y इक्वल टू 4x प्लस 3,
x को एक तरफ, ये क्या बन जाएगा यहां पे 6xy माइनस 4x इक्वल टू 4y प्लस 3। अब यहां से आप क्या कीजिए, x कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लेंगे, x यहां से कॉमन ले लिया तो अंदर बचता है 6y माइनस 4 इज इक्वल टू 4y प्लस 3। इसका मतलब x इज इक्वल टू 4y प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6y माइनस 4। और इसी x को तो हम लोग f ऑफ y लिख सकते हैं ना, f ऑफ y इक्वल टू 4y प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6y माइनस 4। ये आ गया, ये क्या है, ये इनवर्स ही तो है। पहले f ऑफ x था और ये f ऑफ y बन गया, ये इनवर्स ही तो आया, ये इनवर्स ही तो आया। लेकिन इसको हमको इनवर्स के टर्म्स में दिखाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, इस y को चेंज करके x कर देंगे। सुनिए ध्यान से, इनवर्स करके दिखाना है, इस y को चेंज कर दो, इसको बना दो f इनवर्स और इसको x बना दो, ये हो जाएगा 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6x माइनस 4। तो ये इसका इनवर्स आ गया। y को मैंने क्या किया, x बना दिया। एक बार जरा चेक कर लेंगे, 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6x माइनस 4 करेक्ट। क्या करो, ये पहले x के टर्म्स में है ना, x के टर्म्स में, इसको y के टर्म्स में ला दो। ये जो एक्सप्रेशन है x के टर्म्स में, उसको y के टर्म्स में ला दो, और जैसे आप y के टर्म्स में ला दोगे तो ये तो f ऑफ y हो गया। हमको तो इनवर्स चाहिए, तो इस y को रिप्लेस कर दो x के साथ और ऊपर -1 डाल दो, ऊपर -1 डाल दो। ठीक है, क्यों, y इज f ऑफ x, समझिएगा y यहां पर क्या है, f ऑफ x है, y जो है वो f ऑफ x है, और x क्या होता है, f ऑफ y होता है ना। f को इधर कर दो, f इनवर्स x इज इक्वल टू y, f इनवर्स x इज इक्वल टू y। तो करना सिंपली ये है, y की जगह x कर दो, y की जगह पर क्या कर दो, x कर दो, और f का f इनवर्स बना दो, दैट्स ऑल, हो जाएगा। ठीक है, डन। जो फंक्शन यहां f है, लेफ्ट साइड में जाके वो क्या हो जाता है, f इनवर्स हो जाता है। ठीक है, हाँ, लेकिन फाइनल आंसर में x की y की जगह पर x आपको कर देना है, क्योंकि आप जो भी लिखते हो वो x के टर्म्स में लिखते हो। आपको ज्यादा कर याद होगा, जो भी इनपुट डाला जाता है वो x के टर्म्स में ही डाला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट विद रीजन whether the following function have inverse। फंक्शन 1 2 3 4 से 10 की तरफ जा रहा है, विद फंक्शन 1 10 2 10। ठीक है, ये पहले एक ये बना लेते हैं, ये दूसरा ये बना लेते हैं। फंक्शन 1 2 3 4 से 10 की तरफ जा रहा है, इसका मतलब 1 2 3 4, और कहां पे जा रहा है, 10 की तरफ जा रहा है। तो 1 का कनेक्शन 10 के साथ है, ठीक है, 2 का 10 के साथ है, 3 का 10 के साथ है, 4 का 10 के साथ है। अरे ये तो मैनी टू 1 हो गया, तो क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, नो, इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये 1 टू मैनी हो गया ना, क्योंकि ये 1 टू मैनी हो गया, इसलिए इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, नो। दूसरा वाला, जो फर्स्ट वाला था, दूसरा वाला g दे रखा है 5 6 7 8। ठीक है, ये जो फंक्शन है g, अच्छा ये पहले वाला फंक्शन f था, ठीक है, ये दूसरा वाला फंक्शन क्या है, g 5 6 7 8, और ये दूसरा क्या है यहाँ पर 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 है, और ये 1 2 3 4 है। अच्छा, कनेक्शन क्या है, 5 का 4 के साथ है, 5 का 4 के साथ है, 6 का 3 के साथ है, 6 का 3 के साथ है, 7 का 4 के साथ है, 7 का 4 के साथ है, 8 का 2 के साथ है। क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, देखो 5 का 4 के साथ बन रहा है और 7 का भी 4 के साथ, तो दो डोमेन का एक रेंज बन रहा है, उल्टा हो गया तो एक डोमेन का 2 रेंज हो जाएगा, तो इसका भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, नो। ठीक है ना, कोई पूछेगा किस पॉइंट पे, तो बताना यहां पर, बिकॉज दिस इज नॉट, दिस इज नॉट 1 1, नॉट 1 1। कोई पूछेगा कि क्यों इनवर्स नहीं है, तो बोलना बिकॉज दिस इज नॉट 1 1, या सिंपली बोलना कि दिस इज नॉट बाइजेक्टिव, बात ही खत्म। H, तीसरा वाला देखिए, 2 3 4,
2 3 4 5 है, 2 3 4 5, 7 9 11 13, 7 9 11 13, ये फंक्शन है h। 2 का 7, 2 का 7, 3 का 9, 3 का 9, 4 का 11, 4 का 11, 5 का 13। क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? क्या ये 1 1 है? क्या ये ऑन टू है? इसका करेगा? यस, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, चेक कर लें एक बार फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर। तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है पहला वाला नो, नॉट इन्वर्टेबल। सेकंड नॉट इन्वर्टेबल। तीसरा हाँ करेगा। यस, एग्जिस्ट कर रहा है। तीसरे वाले का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। डन, बढ़े आगे। शो दैट फंक्शन कहां पे, इसका इनपुट -1 से 1 पे है, से r गिवन बाय f ऑफ x इक्वल टू x डिवाइडेड बाय x प्लस 2 इज 1 1। आपको शो करना है कि ये 1 1 है। कर लोगे 1 1? कैसे प्रूफ करना होता था? प्रूफ करना होता था x1 इज इक्वल टू x2। कर लोगे? फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन, इसका इनवर्स आपको निकालना है। तो इनवर्स कैसे निकालना था, क्या बताया था आपको? इनवर्स निकालने के लिए ये y कर दो, y इक्वल टू x डिवाइडेड बाय x प्लस 2। अब ये पहले x के टर्म्स में था, इसको y के टर्म्स में कर दो। तो देखो इन्होंने भी हिंट दे रखा है, इसको उन्होंने y के टर्म्स में चेंज किया तो ये आया ना। करके देख लो, इसको चेंज कर लो, y इक्वल टू x प्लस 2, तो yx प्लस 2y, देखो वही आंसर आएगा, हो जाएगा ये। कंसिडर द फंक्शन r से r गिवन बाय f ऑफ x इक्वल टू 4x प्लस 3। शो दैट f इज इन्वर्टेबल, फाइंड द इनवर्स ऑफ f। शो करो कि इन्वर्टेबल है। इन्वर्टेबल शो करने के लिए क्या करना है? शो करो कि ये बाइजेक्टिव है। अगर आपने इसको बाइजेक्टिव प्रूफ कर दिया कि दिस इज बाइजेक्टिव, और है ना ये बाइजेक्टिव है। क्यों बाइजेक्टिव है? क्योंकि यहां पर x की पावर क्या है? ऑड, ऑड नंबर पे 1 1 ही आता है। एंड दूसरा, कोई खतरा भी नहीं है, क्योंकि कोई खतरा भी नहीं है तो ये ऑन टू भी हो जाएगा, इसलिए ये इन्वर्टेबल भी होगा, इसलिए ये इन्वर्टेबल भी होगा। और कोई बोल रहा है इसका इनवर्स निकालो, तो इनवर्स क्या होगा? इसको y इक्वल टू 4x प्लस 1 कर दो, तो इसका मतलब y माइनस 1 इक्वल टू 4x, सो x इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 4। ये जो x है, क्या मैं इसको f ऑफ y लिख सकता हूं? f ऑफ y इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 4। और इसी चीज को मैंने क्या बोला था, f ऑफ y को आपको क्या लिख देना है? f ऑफ f इनवर्स, इसको x कर देना है, और ये बन जाएगा x माइनस 1 बाई 4। y को x बना दो, y को x बना दो और f के ऊपर इनवर्स लगा दो, बस बन गया ये इसका इनवर्स है। तो इन्वर्टेबल शो करने के लिए बाइजेक्टिव प्रूव कर दो, दैट्स ऑल। तो क्वेश्चन नंबर 7, x माइनस 3 अपॉन, क्वेश्चन नंबर 7 ही है ना ये? ओह, क्वेश्चन मैंने गलत लिया, ये 4x प्लस 1 नहीं है बच्चे लोग, ये 3 है, दिस इज 3। हाँ इसे ठीक कर लीजिए, दिस इज 4x प्लस 3, 4x, ये यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 और ये 3, तो x माइनस 3 अपॉन 4। अब सही है, x माइनस 3 अपॉन 4, करेक्ट। ठीक है, बढ़ सकते हैं आगे, इजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर द फंक्शन, पॉजिटिव रियल नंबर से 4 इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4। शो दैट f इज इन्वर्टेबल विद इनवर्स f माइनस 1 ऑफ द गिवन फंक्शन f इनवर्स रूट where r plus is the set of all negative real number, all negative real number, है ना। Show that f is invertible with the inverse f inverse of the given function where r plus is the set of all non-real negative number। इन्वर्टिबल कैसे प्रूफ करना है पता चल गया, बाइजेक्टिव प्रूफ करो। अब देखो ये स्क्वायर है, सुनो ध्यान से, ये स्क्वायर है, क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये 1 1 तो देगा नहीं, क्या देगा? x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 देगा। इसका मतलब एक वैल्यू प्लस x2 होगी और एक वैल्यू माइनस x2, तो ये तो 1 to many हो गया। लेकिन आप इसका ये देखो, ये पॉजिटिव रियल नंबर है और ये भी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये नेगेटिव वाला कैंसिल हो जाएगा,
तो बचेगा क्या, x1 इज इक्वल टू x2, तो ये 1 1 हो गया 1 1। एक बात ये हो गई। दूसरा, यहां पर जब आप इसको ये कर दोगे, देखो एफ ऑफ एक्स को y कर देना है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसका मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 4 हो जाएगा, सो x इक्वल टू अंडर रूट वाई माइनस 4 हो जाएगा। इसका मतलब f इनवर्स x विल बी इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस 4, है कि नहीं, ये आएगा, ये इसका इनवर्स जब बन के आएगा तो यही बन करके आएगा। अच्छा, इस x की जगह अगर y कोई लिख दे तो शब्दों में क्या है, लिख दो इसको y माइनस, अगर इसको y बना दे तो ये भी y बन जाएगा, है ना, ये देखो जैसे कि ये यहां पर लिख रखा है। अब यहां पर देखो, अब क्योंकि यहां पर y की बात हो रही है और इन्होंने बोला है कि ये वैल्यू 4 से लेके इन्फिनाइट तक करना है, अगर इसको 4 से लेके इन्फिनाइट तक आप रखोगे तो कोई खतरा है क्या, कोई खतरा नहीं है, नेगेटिव होने का खतरा होता है। y की वैल्यू 4 या 4 से ज्यादा लेनी है, तो y की वैल्यू 4 या 4 से ज्यादा लोगे कोई खतरा नहीं है, तो ये ऑन टू भी हो गया, सही बात है ना, ऑन टू भी ये हो गया। और 1 1 ये यहां पर हमने देखा कि ये रियल पॉजिटिव नंबर लेना है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो माइनस x2 का सवाल ही नहीं है। तो यहां से ये 1 1 प्रूव हो गया और यहां से ये ऑन टू प्रूव हो गया, क्योंकि इनपुट आपको 4 से इन्फिनाइट तक डालना था तो कोई तकलीफ ही नहीं थी। तो 1 1 भी है, ऑन टू भी है, इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो डन। क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर द फंक्शन, कहां से कहां जा रहा है, पॉजिटिव रियल नंबर से -5 इनफिनाइट, और फंक्शन ये दे रखा है, शो दैट f इज इन्वर्टिबल विद f इनवर्स y। अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है, ये आपको प्रूव करना है, शो दैट इन्वर्टिबल। देखो पावर स्क्वायर है, इसका मतलब 2 आंसर देगा, x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2, पर क्योंकि यहां पर पॉजिटिव नंबर है, यहां पर देखो नंबर क्या है, नंबर यहां पर पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो नेगेटिव वालों को आप कैंसिल कर दोगे, तो x1 इक्वल टू प्लस x2, तो अगेन 1 1 प्रूव हो गया। उसके बाद जब आप इसका इनवर्स निकालोगे, जब आप इसका इनवर्स निकालोगे तो इनवर्स यही निकलेगा, करके देख लेना, इनवर्स यही निकलेगा। और इनपुट जो है, इनपुट -5 से इन्फिनाइट करोगे, अगर इनपुट यहां पर -5 से इन्फिनाइट, y की वैल्यू जब आप -5 या उससे बड़ी वैल्यू डालोगे तो इसके अंदर नेगेटिव आएगा ही नहीं, नेगेटिव आएगा नहीं तो कोई खतरा है ही नहीं, कोई खतरा नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑन टू भी हो गया, है ना। x1 इक्वल टू प्लस x2 से ये 1 1 साबित हो जाता है, और उसके बाद यहां पर जब आप -5 से लेकर इन्फिनाइट डालोगे तो कोई खतरा नहीं है, तो ये ऑन टू भी हो जाता है, 1 1 भी ऑन टू भी है, तो इसका मतलब वो इन्वर्टिबल है, तो ये 9th वाला भी हो जाएगा। उसके बाद 10th क्वेश्चन, लेट फंक्शन x से y be an invertible function, show that f has unique inverse, hint suppose g1 and g2 are two inverse of f, then for all x belongs to y, f of g of y equal to 1 y इक्वल टू एफ ऑफ जी टू वाई, यूज 1 1नेस ऑफ वाई। तो क्या बोल रखा है, फंक्शन x से y की तरफ है, बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन, बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन, सो दैट f हैज द यूनिक इनवर्स। तो यहां पर क्या बोल रहा है ये कि लेट f x से y बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन, ये इन्वर्टिबल फंक्शन है, जब भी कोई इन्वर्टिबल फंक्शन होता है तो इसका मतलब वो 1 1 होता है और साथ साथ में ऑन टू भी होता है। इसका मतलब यहां पर ये हो गया कि एक सेट है यहां पर a और नहीं, a नहीं, इन्होंने x बोला है ना, दिस इज x एंड दिस इज y, तो इसके जो भी एलिमेंट होंगे, जो भी एलिमेंट होंगे, सपोज p q r, वो यहां पर कनेक्टेड होंगे 1 2 3 के साथ, तो ये कुछ इस वे में ऐसा कनेक्टेड होंगे, 1 1 होंगे, ऑन टू होंगे, तभी तो वो इन्वर्टिबल है। शो दैट f हैज यूनिक इनवर्स। अच्छा देखिए, x से y की तरफ जाते वक्त ये f है, x से y की तरफ जाते वक्त क्या होगा, ये f होगा, तो और जब ये उल्टा आएगा तो f इनवर्स होगा। तो भाई देखो, जाते वक्त यूनिक आंसर मिल रहा है, p पे 2 मिल रहा है। देखिए जाते वक्त क्या होगा, जब ये फंक्शन f था, तो जाते वक्त क्या हुआ, p का 2 आया, q का 1 आया, r का 3 आया, बराबर ना, ऐसे हुआ, p का 2 आया, q का 1 आया, r का 3 आया। उल्टा हो गया तो क्या होगा, उल्टा, तो जाते वक्त p का एक यूनिक आंसर 2 आया, q का 1 आया, r का 3 आएगा, तो जब उल्टा होगा तो क्या होगा, 2 का आंसर p आएगा, 2 का p आएगा, 1 का q आएगा, 3 का r आएगा ना, क्योंकि जाते वक्त का रास्ता यूनिक है तो आते वक्त का भी तो रास्ता यूनिक होएगा। यूनिक कब नहीं होता है, जाते वक्त 2 का 1 हुआ और आते वक्त 1 के 2 का होगा, तो वो तो करना ही नहीं है ना। 2 डोमेन का एक रेंज हो सकता है, लेकिन इनवर्स में उसको हम इग्नोर करते हैं, क्योंकि इनवर्स उनका नहीं होता है, क्योंकि उल्टा आते वक्त फिर ये डोमेन हो जाएगा और ये रेंज हो जाएगा, तो वो तो वैसे भी कंसिडरेशन में नहीं है। तो जिस किसी का भी, जो कोई भी इन्वर्टिबल होता है, जो कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल होता है,
उसका जो इनवर्स होता है उसका यूनिक ही आंसर निकलता है। मतलब आप ये बोल सकते हो कि जैसे ऐसा लिखने को ऐसा लिखोगे एग्जाम में, लेट x बिलोंग्स टू, लेट x इज एन एलिमेंट बिलोंग्स टू x, है ना, y इज द एलिमेंट बिलोंग्स टू y। इस वे में थोड़ा सा ऐसा लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन, और उसके बाद यहां पर एक जस्ट एग्जांपल से समझा देना कि ये जो x है इसके एलिमेंट क्या है, यहाँ पर p q r है, y के एलिमेंट यहाँ पर 1 2 3 है ना। तो लेट x बिलोंग्स टू x एंड y बिलोंग्स टू y। और एक काम करो, जान दो ये भी मत ही लिखो, ये बेकार है ये, ठीक है, इसको रहने दो। ऐसे समझा दो कि जाते वक्त ये जो फंक्शन है वो p, 2 है, q, 1 है, r, 3 है। आते वक्त क्या है, 2, p, 1, q, 3, r। Since the function is 1 1 and on 2, there will always exist a unique inverse. There will always exist a unique inverse. अब इन लोगों ने हिंट में तो ये दे रखा है, ये कचरा सा कुछ तो भी, उसके बजाय आप इसी वे में लिखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, कंसिडर 1 2 3 ABC given by f of 1 equal to A, f of 2 equal to B, f of 3 equal to C. Find f inverse and show that f inverse minus 1 is equal to f. ये आपको शो करना है। तो देखिए ये कहां से कहां जा रहा है, 1 2 3, मतलब ये एक सेट है 1 2 3 और ये दूसरा है ABC और ये एक फंक्शन है। f of 1 पे A दे रहा है, मतलब 1 का A है, f of 2 पे B है, 2 पे B है, 3 पे C है ना। फाइंड f इनवर्स, तो अगर f ये है तो f इनवर्स क्या होगा, तो f इनवर्स क्या होगा, f इनवर्स होगा A का 1, B का 2, C का 3, यही होगा f इनवर्स। शो दैट f इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू f। उल्टे का उल्टा तो सीधा ही होगा ना। अब ये f इनवर्स है, इसका इनवर्स कर दो, f इनवर्स का इनवर्स कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 1 A, 2 B, 3 C। तो f इनवर्स का इनवर्स किया, और f क्या था, f यहां पर दे ही रखा है, f क्या था, तो f था 1 A, 2 B, 3 C, है ना। तो f ये है, f का इनवर्स ही है, f के इनवर्स का इनवर्स ही है, तो इन दोनों से ये दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। आप बोल सकते हैं ना बाय 1 and 3, बाय 1 and 3 वी कैन से कि f इनवर्स का इनवर्स बाय 1 and 3 हम ये बोल सकते हैं f इज इक्वल टू f इनवर्स का इनवर्स, राइट। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 12, इफ फंक्शन x to y be an invertible, इन्वर्टिबल है मतलब 1 1 और 2 रहेगा, शो दैट f इनवर्स इज f, दैट इज f इनवर्स का इनवर्स f। कर लेना यार, ये बहुत हो गए ऐसे टाइप के क्वेश्चन, इसके पिछले वाला भी ऐसे ही था। क्वेश्चन नंबर 13, if f r to r is given by f of x equal to 3 minus x cube का पावर 1 by 3, find then f of x will be क्या होगा। अरे ये भी वैसे ही है, f of x का मतलब f of x, तो इसी फंक्शन में इस x की जगह f of x डाल दो तो ये f of x हो जाएगा, फिर उसमें ही डाल देना, तो इसको सॉल्व कर लेना। तो जो भी इसका आंसर होगा लिख देना। क्या आंसर है इसका, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चेक कर लेना, सॉल्व कर लेना, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आएगा। करवा चुका हूं मैं, दोबारा नहीं आएंगे इसके ऊपर। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, एक फंक्शन दे रखा है, इनपुट उसका ये है और आउटपुट ये डोमेन है और ये रेंज है, ठीक है। वैसे भी यहाँ पर अगर -4/3 डाल दोगे तो समथिंग बाय इनफिनाइट खत्म हो जाएगा। द इनवर्स ऑफ f इज द मैप G, रेंज ये है, इज गिवन बाय, रेंज इज गिवन बाय, तो रेंज इज गिवन बाय निकालो भैया, क्या निकलेगा इसका आंसर। तो क्या निकालोगे, ये जो है इसका इनवर्स कैसे निकालते हैं, इसको y डाल दो, y इक्वल टू 4x अपॉन 3x प्लस 4, इसका इनवर्स कर दो, ये x के टर्म्स में, इसको y के टर्म्स में कर दो, बस y के टर्म्स में करो और सॉल्व करो। तो y के टर्म्स में जब आप उसको करोगे, सॉल्व करोगे, तो आंसर क्या आएगा, 4y अपॉन 4 माइनस 3y, दैट इज आंसर नंबर बी। आंसर नंबर बी कर लोगे ना, कर लोगे या दिखाऊं इसको क्विकली।
y इक्वल टू 4x बाई 3x प्लस 4, तो ये बन जाएगा 3xy प्लस 4y इक्वल टू 4x, तो 3xy माइनस 4y इक्वल टू माइनस 4y। और सॉरी, इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं ना, क्या कर सकते हैं हम लोग, किसके टर्म्स में निकालना चाह रहे हैं इसको, x के टर्म्स में, तो सारे x को एक साथ लिख देते हैं, माइनस 4x इक्वल टू माइनस 4y। तो एक काम करते हैं, x कॉमन ले लेते हैं, तो बनेगा 3y माइनस 4 इक्वल टू माइनस 4y, सो x इक्वल टू माइनस 4y अपॉन 3y माइनस 4। एक काम करो, नीचे वाले को फ्लिप कर दो, x इक्वल टू माइनस 4y अपॉन माइनस कॉमन ले लो 4 माइनस 3y, माइनस ये माइनस कैंसिल हो गया, और इसी f को मैं, इसी x को इन्होंने क्या बोल रखा है, क्या लेने को बोल रखा है, द इनवर्स f इज द मैप g, मतलब कि इन्होंने बोल रखा है इसको ऐसे g के टर्म्स में ले लो, ठीक है, इसको g के टर्म्स में ले लो, तो g ऑफ y बन जाएगा 4y अपॉन 4 माइनस 3y। कौन सा ऑप्शन है ये जरा देखो, ऑप्शन नंबर बी है। इन्होंने क्या बोल रखा है कि इनवर्स को, जो f का जो इनवर्स है उसका मैप को g लेना है, मतलब उसको g लेना है। ये जो हम x को f ऑफ y बोलते थे, नहीं, उन्होंने बोला कि g लेना है, ठीक है, g ले लेंगे, तो g ऑफ y विल बी 4y बाई 4 माइनस 3y। तो ये ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज होती है खत्म।